हेलो एवरीवन। मैं हूं लुबना तनवीर। वेलकम टू माय नेट सीरीज। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके यूजीसी नेट लॉ का जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एक टॉपिक आपको बताया था इंटरनेशनल लॉ का रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल लॉ के सवाल के लिए, क्योंकि हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो उस रिकॉग्निशन की डॉक्ट्रिन्स हों, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में केसेस हों, या फिर रिकॉग्निशन की थ्योरीज हों। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ इज formal acknowledgement by existing states that a new entity qualifies as a state or that a new government holds legitimate authority. So recognition का कॉन्सेप्ट क्या है? रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होता है बाय एग्जिस्टिंग स्टेट कि कोई न्यू एंटिटी है, कोई न्यू नेशन है जो क्वालिफाई कर रहा है, उसके अंदर सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक स्टेट में होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर नेशन या एंटिटी को दूसरे जो स्टेट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। इस कॉन्सेप्ट को हम रिकॉग्निशन बोलते हैं। अब देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक कन्वेंशन है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स बताता है स्टेटहुड की। ठीक है, कभी कभी इंटरनेशनल लॉ में सवाल जो है आपके कन्वेंशन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 1933 का ये कन्वेंशन है जिसने 4 रिक्वायरमेंट्स दी है कि 4 रिक्वायरमेंट्स जो है वो होती है स्टेटहुड की अंडर इंटरनेशनल लॉ। वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो परमानेंट पॉपुलेशन, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी भी स्टेट की। उसके बाद डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी है। अगर इंडिया है तो इंडिया की ये पर्टिकुलर टेरिटरी है, ठीक है, हमारी एक डिफाइंड टेरिटरी है। उसी तरीके से एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव गवर्नमेंट वहां पे होनी चाहिए, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जिसका कंट्रोल हो, और उस पर्टिकुलर स्टेट के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग सॉवरेनिटी। ये 4 चीजें जो हैं वो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन फ्रेमवर्क से हमें पता चलती हैं कि स्टेटहुड बनने के लिए ये 4 चीजें अगर हैं, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो वो काफी है। दैट इज परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी फॉर रिलेशंस। अब देखिए थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो थ्योरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है डिक्लेरेटरी थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी है कौन सी? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो डिक्लेरेटरी थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में जो सवाल बनते हैं वो कभी कभी ये बनते हैं कि इसके इसके इस पर्टिकुलर थ्योरीज के प्रोपाउंडर्स कौन कौन है, किन किन ज्यूरिस्ट ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को सपोर्ट किया है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और दोनों थ्योरी के डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम डिक्लेरेटरी थ्योरी की बात करें तो डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या कहती है? अंडर द डिक्लेरेटरी थ्योरी ओनली द 4 मॉन्टेविडियो क्राइटेरिया आर नेसेसरी फॉर स्टेटहुड। मतलब एक स्टेटहुड बनने के लिए जो अभी हमने ऊपर 4 क्राइटेरियाज पढ़े वो काफी है। डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या कह रही है कि ये 4 जो क्राइटेरिया है वो काफी है, रिकॉग्निशन जरूरी नहीं है। मतलब रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? इट इज मेरली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। It does not create statehood but confirms what already exists in reality. So basically, this particular theory believes that recognition is not the 5th element of statehood. ठीक है, 4 एलिमेंट हमने स्टेटहुड के पढ़े। अब रिकॉग्निशन को अगर हम 5th एलिमेंट मान रहे हैं कि एक स्टेट तभी स्टेट बनेगा, एक स्टेट जो है, एक एंटिटी जो है वो तभी स्टेटहुड की कैटेगरी में आएगी जब वो रिकॉग्नाइज होगी अदर नेशन से। तो रिकॉग्निशन को अगर हम 5th एलिमेंट मान रहे हैं, बट ये डेक्लेरेटरी थ्योरी क्या कह रही है कि रिकॉग्निशन जो है वो 5th एलिमेंट नहीं है, इट सिंपली डिक्लेयर्स द प्री एग्जिस्टिंग रियलिटी। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। वो कह रही है रिकॉग्निशन इटसेल्फ इज द 5th एसेंशियल एलिमेंट। मतलब जो हमने ऊपर में अभी हमने पढ़ा कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी फॉर रिलेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कह रही है कि रिकॉग्निशन इटसेल्फ इज 5th एसेंशियल एलिमेंट। मतलब जो डिक्लेरेटिव थ्योरी बोल रही है उसका ऑपोजिट ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के जो की स्कॉलर्स हैं उनका नाम है एंजेलोटी, हीगल, हॉलैंड एंड ओपेनहाइम। ये आपको एकदम याद कर लेना है कि ये जो स्कॉलर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये लोग आर्ग्यू करते हैं दैट अ स्टेट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट। अ न्यू एंटिटी कैन नॉट बिकम अ स्टेट इप्सो फैक्टो विदाउट दिस
एक्नॉलेजमेंट। इनका ये मानना है कि कोई भी न्यू एंटिटी अगर रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है तो वो कभी भी स्टेट नहीं बन सकती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ठीक है, इसके की स्कॉलर मैंने आपको बता दिए, हीगल, एंजेलोटी, हॉलैंड एंड ओपेनहाइम। अब आपको रिमेंबर इसको करना है कैसे, HAHO। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रहे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की क्या है, HAHO। ठीक है, हीगल, एंजेलोटी, हॉलैंड एंड ओपेनहाइम जो है वो सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा पर्टिकुलर स्कॉलर जो है इस कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को सपोर्ट करता है, या कौन सा पर्टिकुलर स्कॉलर डिक्लेरेटिव थ्योरी को सपोर्ट करता है। उसी तरह डिक्लेरेटिव थ्योरी का भी देख लेते हैं हम, हॉल, ब्रायरली एंड फिशर। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप BF इन हॉल से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, BF इन हॉल, B से आपका हो गया ब्रायरली, F से हो गया फिशर एंड इन हॉल से हॉल। 3 स्कॉलर्स हैं जो डिक्लेरेटरी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और 4 स्कॉलर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन। टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन से आपके असर्शन रीजनिंग में और दुनिया भर के सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है डी फैक्टो रिकॉग्निशन, दूसरा होता है डी जूरे रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज ग्रांटेड व्हेन एन एंटिटी satisfies all essential criteria of statehood and exercises effective control over its territory। बट फर्क क्या है कि डी फैक्टो जो रिकॉग्निशन होता है वो जनरली प्रोविजनल एंड टेम्पररी इन नेचर होता है। आपको ये याद रखना है कि जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है वो टेम्पररी इन नेचर होता है। इट इज टेम्पररी एंड प्रोविजनल एंड इट कैन बी विदड्रॉन। इसको विदड्रॉ किया जा सकता है एंड इट डज नॉट कन्फर एनी complete diplomatic immunities to a state, so it is basically temporary in nature। ठीक है, de jure recognition हम full legal acknowledgement को बोलते हैं। It is granted when an entity possesses all essential criteria of statehood, demonstrates sufficient control, exhibit permanency in its governance structure। ठीक है, तो ये कंप्लीट लीगल रिकॉग्निशन देता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। इट इज परमानेंट इन नेचर। डिफरेंसेस, डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज टेम्पररी, डी ज्यूरे रिकॉग्निशन इज परमानेंट इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी विदड्रॉन यूनिलैटरली। और इस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन में फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज जो है वो ग्रांट कर दी जाती है और एक स्टेट बन जाता है कंप्लीटली, क्योंकि उसको पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। इट इज फुल लीगल एक्नॉलेजमेंट। तो ये डिफरेंस है आपका डी फैक्टो रिकॉग्निशन एंड डी ज्यूरे रिकॉग्निशन में। अब देखिए इंपॉर्टेंट केस लॉज। केस लॉज जो है आपके मतलब मैं 100% श्योर हूं कि आप केस लॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो इंटरनेशनल लॉ में इस बार भी आपसे केस लॉज पूछे जाएंगे। अब वो क्रोनोलॉजी पूछ लें या किसी पर्टिकुलर केस लॉ का कोई स्टेटमेंट दे दें और पूछ लें कि ये पर्टिकुलर चीज किस केस लॉ में कही गई है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस इज लुथर वर्सेस सेगोर, 1921 का केस है। इसमें बोला गया नो डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे रिकॉग्निशन फॉर पर्पसेज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू इंटरनल एक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस केस में कहा गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, 1921 का ये केस है, ठीक है। तो जिस क्रोनोलॉजी में मैंने लिख रखा है उसी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा केस है रिकॉग्निशन का, दिस पर्टिकुलर ऑफ इजिप्ट, 1937 का केस है। ये 1937 का केस है। उसके बाद अरांजाजू मेंडी केस है 1939 का। देन सिविल एयर ट्रांसपोर्ट वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1952 का। ये सारे चारों जो केसेस हैं ये आपको याद रखने हैं इसी क्रोनोलॉजी में, 1921, 1937, 1939 एंड देन 1952 में सिविल एयर ट्रांसपोर्ट का केस। इस तरीके से आपके जो क्रोनोलॉजी वाले, आपको अगर 1-2 केसेस भी याद हैं उसके ईयर के साथ, तो आपके जो क्रोनोलॉजी वाले केस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये याद आया कि क्रोनोलॉजी की जहां तक बात है कि क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ डील करूंगी। ठीक है, अब आगे देखिए डॉक्ट्रिन्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम डॉक्ट्रिन्स की बात करें तो 3 डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तोबार डॉक्ट्रिन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी। आपको ये चीजें याद रखनी है। तोबार का मतलब होता है ट्रू, सो तोबार डॉक्ट्रिन इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी। इसमें इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में क्या कहते हैं कि रिकॉग्निशन शैल बी ग्रांटेड ओनली टू गवर्नमेंट्स दैट हैव कम टू द पावर थ्रू लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, नॉट बाय फोर्स और रेवोल्यूशन। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई है थ्रू लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स,
और फोर्स और रिवॉल्यूशन से वो नहीं आई है, तो ही हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो तोबार का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू लेजिटिमेट गवर्नमेंट अगर कोई है, तो दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन प्रायोरिटाइज डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ओवर इफेक्टिव कंट्रोल, कि जरूरी नहीं कि एक स्टेट में किसी गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल हो और वो इलेजिटिमेट तरीके से आई हो, तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ये कहती है, इसीलिए इसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी भी है। मैंने दोनों नाम आपको बता दिए, तोबार डॉक्ट्रिन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें याद करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि तोबार मीन्स ट्रू, तो ट्रू से आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट याद रहेगा कि तोबार डॉक्ट्रिन किस बारे में बात करती है। देन द सेकंड वन इज एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन। एस्ट्राडा में डॉक्ट्रिन ऑफ इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। कभी इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है, कभी कंटिन्यूटी भी कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है डेवलप की गई है टू एड्रेस लिमिटेशंस ऑफ द तोबार डॉक्ट्रिन। इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में इसकी जो थ्योरी है वो ये है कि रिकॉग्निशन शुड कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ अ गवर्नमेंट केम टू पावर। मतलब जो तोबार डॉक्ट्रिन कह रहा है उसका ऑपोजिट ये डॉक्ट्रिन कह रही है कि इट डजेंट मैटर वेदर अ गवर्नमेंट केम टू पावर लेजिटिमेटली और इलेजिटिमेटली। हम अगर एक गवर्नमेंट पावर में आ जाती है, इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अंडर दिस डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑपोजिट है जो तोबार डॉक्ट्रिन कह रही है। तो तोबार का मतलब होता है ट्रू लेजिटिमेसी, और एस्ट्राडा जो डॉक्ट्रिन है वो इफेक्टिवनेस की बात करती है कि इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, नो मैटर कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट तरीके से आई है, इलेजिटिमेट तरीके से आई है। एंड द लास्ट वन इज स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। इसको आपको बस ये याद रखना है कि इस डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टिम्सन डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है, तो इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन। ये क्या कह रही है कि स्टेट शुड नॉट रिकॉग्नाइज सिचुएशन, ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाय मींस कॉन्ट्ररी टू इंटरनेशनल लॉ। किसी भी ऐसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना है जो कि कॉन्ट्ररी है इंटरनेशनल लॉ की, या पर्टिकुलरली वायलेट कर रही है इंटरनेशनल ट्रीटीज को। किसी भी एंटिटी को या किसी भी ट्रीटीज को या किसी भी अग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अगर वो वायलेट कर रही है इंटरनेशनल ट्रीटीज को। इसी वजह से हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन कहते हैं। तो ये जो तीन डॉक्ट्रिन है ये आपको याद रखनी है, तोबार डॉक्ट्रिन, एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन एंड स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। उसके साथ जो मैंने आपको ऊपर केसेस पढ़ाए वो आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी में, एंड आपको थ्योरीज याद रखनी है रिकॉग्निशन की। ये सारी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो रिकॉग्निशन के जो सवाल हैं उसमें आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो दिस वॉज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा कोई टॉपिक लेके आऊंगी नेट सीरीज में ही। नेट के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं उनमें से कोई एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।